नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के केजे सुमैया अस्पताल में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि ये जो है तैयारी वो नवजात बच्चों के लिए है, क्योंकि इस बार आपको बता दें जो कोविड का संक्रमण है वो बच्चों में भी बड़ी संख्या में देखा जा रहा है। ऐसे में जो नवजात बच्चे हैं उनमें भी कोविड का संक्रमण दिख रहा है और आईसीयू या फिर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। इसीलिए 10 आईसीयू बेड्स केजे सुमैया हॉस्पिटल में कोविड मरीजों के लिए, बच्चों के लिए, नवजात बच्चों के लिए बनाए गए हैं। 10 यहाँ पर आईसीयू बेड्स नॉन कोविड बच्चों के लिए है, लेकिन कोविड की संख्या, चूंकि मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, ऐसे में ये तैयारी की गई है। इसी के साथ ही साथ सरकार ने भी तमाम अस्पतालों को कहा था कि तीसरी लहर जो है उसमें बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव दिख सकता है, इसलिए तैयारियां करनी है। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर भी अस्पतालों में इस तरह के आईसीयू बेड्स लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जो आंकड़ा है कोविड संक्रमितों का, उसमें 10 साल से नीचे के बच्चे अगर आप देखें तो 4 महीने में ही करीब 1 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और 1 लाख केसेस में से जो 13,000 केसेस हैं वो 4 साल से नीचे के बच्चों के हैं। तो इस तरह से एक डरावना आंकड़ा सामने आया है जहां बच्चों पर ये कोविड बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं गोवा से, जहां के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 4 दिनों में 75 मौतें हुई हैं। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रात 2 से 6 बजे के बीच आखिर ऐसा क्या होता है कि जिंदगी बचाने गए मरीज मौत के आगोश में चले जा रहे हैं। पिछले 4 दिनों में अब तक 75 मरीजों की मौत का आरोप है। गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई के मिसमैनेजमेंट की वजह से ये सब हो रहा है। सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। हाई कोर्ट ने आर्टिकल 21 जीने के अधिकार के तहत सरकार को चेताया है, फिर भी रात के अंधेरे में मौत हो रही है। In spite of the High Court intervention, 13 मई को अदालत में सरकार ने बताया कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं बल्कि अस्पताल में रिफिलिंग के लिए लॉजिस्टिक की कमी है। सिलेंडर लाने ले जाने वाले ट्रैक्टर के रिवर्स लेने की तकलीफ और ड्राइवर की कमी तक का हवाला दिया गया। इस पर अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि हम तकनीकी और लॉजिस्टिक मुद्दों के कारण लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। जो भी समस्या है उसे दूर करिए और इस बात का ख्याल रखिए कि आज रात ऑक्सीजन की कमी से किसी और की मौत न हो। लेकिन इसके बावजूद 13 मरीजों की मौत ने सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है। इनोसेंट पेशेंट्स। ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो रही है। ये एक तरह से जघन्य हत्या है। बट कोल्ड ब्लडेड मर्डर। सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं, यहाँ पे सरकार को हिम्मत की भी कमी हो रही है। इसकी वजह से ज़्यादा डेथ हो रही है। जैसे मैंने कहा, कोरोना से नहीं, मतलब सरकार की नाकामी से डेथ हो रही है लोगों की। बात सिर्फ ऑक्सीजन की कमी या लॉजिस्टिक की नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की भी है। गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंदर के वायरल वीडियो बताते हैं कि बेड की कमी की वजह से मरीज जमीन पर लेटने को मजबूर हैं। 8 घंटे मुझे व्हील चेयर के लिए इंतजार करना पड़ा। दूसरे दिन ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। वेंटिलेटर तो छोड़ो, बेड भी नहीं मिला, जमीन पर लेटने को कहा। गोवा में अब तक 32,387 एक्टिव केस हैं, जबकि 1998 की मौत हो चुकी है। गोवा सरकार ने अब जीएमसी में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों की जांच के लिए समिति बनाई है, जिसे 3 दिन में रिपोर्ट देना है। गोवा से अनिल पाटिल के साथ मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से दिल्ली पुलिस की टीम ने आज पूछताछ की, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने दवाई की कालाबाजारी की। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर यह पूछताछ की गई है। दूसरे दलों के नेताओं से भी पूछताछ हो रही है। सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के दफ्तर में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से आधे घंटे पूछताछ करती रही, ये जानने के लिए कि उन्हें दूसरों की मदद के लिए दवाएं या ऑक्सीजन किससे मिलती है। पुलिस ने उनसे लिखित में जवाब मांगा है। आपको डर नहीं लगता श्रीनिवास? नहीं, डरने के लिए क्या है, इसमें गलत क्या है? हमने माध्यम बन के हमने किस तरीके के लोगों को मदद करना, वही काम हमने किया, अभी भी करते रहेंगे। कांग्रेस ने पुलिस के इस रवैये पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। क्या दवाई पहुंचाना मरीज तक अब इस देश में अपराध है? लगता है नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हाँ ये अपराध है, इसीलिए आज भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के कार्यालय में
बी श्रीनिवास जी और युवा कांग्रेस की पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस को अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। इस हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने सफाई दी। श्रीनिवास से पूछताछ कोर्ट के आदेश पर की गई। श्रीनिवास के अलावा दूसरे राजनीतिक नेताओं से भी पूछताछ की जा रही है। हाई कोर्ट ने दीपक सिंह की याचिका पर आदेश दिया था, जिसमें कुछ नेताओं पर दवाइयों की कालाबाजारी के आरोप लगाए गए। पुलिस ने सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन किया है। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना से भी पूछताछ की, जो दिल्ली पुलिस का बचाव करते नजर आए। क्राइम ब्रांच की टीम अकेले आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के पास अकेले नहीं जा रही है। जैसा कि मुझे आज मालूम चला कि श्रीनिवास जी के पास भी आज गई थी, वैसे ही परसों एक क्राइम ब्रांच की टीम मेरे पास भी आई थी, तो उन्होंने इंक्वायरी करी और स्टेटमेंट लेकर चली गई। इसके पहले दिल्ली पुलिस आप विधायक दिलीप पांडे से भी सवाल जवाब कर चुकी है। वो खफा नजर आए। ये जो व्यवस्था है, जो तंत्र है, ये जो दिल्ली की पुलिस है, उनका क्राइम ब्रांच है, वो इस बात की पड़ताल कर रहा है कि ये मदद हो कैसे पा रही है। मेरे पास पड़ताल आई और मैंने लिखित में अपना जवाब सबमिट कर दिया है। गौतम गंभीर ने भी ट्वीट कर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का बचाव किया। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली और देश में खुलेआम दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने में नाकाम लोग उन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं जो दूसरों की मदद में खड़े हैं। दिल्ली पुलिस भी अच्छे से जानती है कि अगर चाहे वो श्रीनिवास हो, मुकेश शर्मा हो या दिलीप पांडे हो, उनके साथ जबरदस्ती की तो मामला पूरा उल्टा पड़ सकता है। इसीलिए वो जो भी कर रहे हैं वो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देके कर रहे हैं और कहीं कोई जबरदस्ती नहीं है। तो फिलहाल भले ही इंक्वायरी की जाए, लेकिन जो टाइमिंग है इसको लेकर के सवाल उठ सकता है, क्योंकि अब भी देश में आराम से ना रेमडेसिविर मिल रहे हैं, ना आराम से आईसीयू बेड मिल रहे हैं, ना आराम से वेंटिलेटर मिल रहे हैं। सहयोगी पवन के साथ नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बीते साल महाराष्ट्र में 10 महीनों में 10 साल से नीचे के 67,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हुए थे। लेकिन अगर आप इस साल देखें तो 4 महीने 13 दिनों में ही 1,06,222 बच्चे कोविड से संक्रमित हुए हैं। इनकी उम्र 10 साल से नीचे की है। हैरान करने वाली बात यह है कि 60 से 70% जो मामले डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं, उनका कहना है कि वो कोविड नेगेटिव होते हैं, लेकिन उनकी एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव दिखती है। 8 महीने का मुस्तफा 8 दिनों से बीमार है। मुंबई के केजे सुमैया अस्पताल में कुछ दिन वेंटिलेटर पर रहा। कोविड नेगेटिव है पर एंटीबॉडी पॉजिटिव। बच्चे को मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाम की एक ऐसी तकलीफ है जो कोविड संक्रमण के कुछ समय बाद होती है। अब हालत में सुधार है। कुछ 8 दिन पहले इसको खांसी से सीना एकदम जमा रहा था, बुखार लग रहा था, और मतलब आज से थोड़े दिन पहले ऐसा लग रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था। उसके बाद इसका सीना एकदम जकड़ने लगा। उसके बाद मैंने इसको पास के अस्पताल में दिखाया था, दवा लिया वहाँ से, तो इसको फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर मैंने सुमैया हॉस्पिटल में मुझे किसी ने जानकारी दी, यहाँ पर जाओ, बच्चे के डॉक्टर बहुत अच्छे बैठे हैं, तो यहाँ पर मैं आई और मेरा बच्चा माशाल्लाह पहले से बहुत अच्छा है। अभी बच्चे को अराउंड 40% ऑक्सीजन लग रहा है, एंड जो सांस लेने को तकलीफ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है। एंड जो उसके ब्लड रिपोर्ट थे, इनिशियली प्लेटलेट भी उसके 12 लाख के अराउंड थे, तो हमने एंटी प्लेटलेट थेरेपी एस्पिरिन भी चालू किया, उसको स्टीरॉइड भी चालू रखा। अभी ग्रेजुअली धीरे धीरे अभी हम लोगों ने डोज भी कम किया है, उसका IVIG का 1 डोज हो चुका है, एंड स्टीरॉइड भी हमने अभी कम किया है, एंड ग्रेजुअली अभी बच्चा इम्प्रूव है। इसलिए अभी हमने उसको NIV नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन सपोर्ट पे डाल दिया है उसको करके। महाराष्ट्र में पिछले साल 9 मार्च से 31 दिसंबर तक यानी 10 महीनों में 10 साल से नीचे के 67,110 बच्चों को कोविड हुआ था। इस साल के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। 1 अप्रैल से 13 मई तक यानी महज 43 दिनों में ही 10 साल से नीचे के 76,401 बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इस साल 1 जनवरी से 12 मई तक 10 साल की उम्र से नीचे के कुल 1,06,222 बच्चों को संक्रमण हो चुका है। करीब 72% मामले बीते 43 दिनों में ही दिख गए। इनमें 13,152 संक्रमित बच्चे 4 साल से नीचे के हैं।
60 to 70% बच्चे जो फीवर के साथ में आ रहे हैं और लाइक डायरिया का कंप्लेंट है, कफ का कंप्लेंट है, इचिंग, रैश, ये सब तरीकों का कंप्लेंट लेके आ रहे हैं। अगर उन सबको वर्कअप कर रहे हैं तो इट कम्स अराउंड 60 to 70% जो बच्चे आ रहे हैं वो कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो दे आर इन द कैटेगरी ऑफ मिस्क। तो जिसमें भी 3 टाइप की कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1, 2, 3। जो 1 कैटेगरी है उसमें कैसा रहता है कि जो माइल्ड फीवर विद कोविड एंटीबॉडी टाइटस पॉजिटिव। जो कैटेगरी 2 है उसमें फीवर विल बी हाई ग्रेड एंड हाई एंटीबॉडी टाइटर एंड हाई इन्फ्लेमेटरी मार्कर ऑल्सो, जैसे कि फेरेटिन, डी डाइमर, CRP, ये सब चीज़ें बहुत हाई रहेगा। एंड 3rd कैटेगरी वो सबसे ज़्यादा खतरनाक कैटेगरी है। उसमें बच्चा आ रहा है शॉक के साथ में, लाइक हाइपोटेंसिव शॉक, BP बहुत कम हो रहा है बच्चों का, और जिस कंडीशन में आते हैं वो बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाते हैं कि उनको अगर इमरजेंसी एकदम इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं चालू किया तो उनकी जान को बहुत ज़्यादा धोखा रहता है। तो उनमें हाई डोज ऑफ स्टेरॉयड एंड हाई डोज ऑफ IVIG का रोल रहता है, वेंटिलेटरी सपोर्ट का रोल रहता है। मुंबई के KJ सोमैया अस्पताल में नवजात बच्चों के लिए नए ICU बेड जोड़े गए हैं। बड़ों के मुकाबले बच्चों के अस्पताल और ICU बेड बेहद कम हैं। ऐसे में बच्चों में बढ़ते मामले और तीसरी लहर की तैयारी के लिए बच्चों के ICU बेड बढ़ाने शुरू हो चुके हैं। जानकारों की हिदायत है कि नन्हे बच्चे अपनी तकलीफ बयान नहीं कर सकते, इसलिए कोविड रिपोर्ट और जांच पर नहीं बल्कि बच्चों में दिख रहे हल्के लक्षण पर ही सावधान हो जाएं और फौरन डॉक्टर को संपर्क करें। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। महाराष्ट्र सरकार ने सख्त पाबंदियों को 1 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में दूसरे राज्य से महाराष्ट्र में आने वाले कार्गो और ट्रक ड्राइवरों को 48 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। ये अनिवार्य है और ड्राइवर समूह इस फैसले से परेशान है। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। 15 मई से दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र आने वाले सभी कार्गो और ट्रक ड्राइवरों को 48 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। इस नियम से ड्राइवर परेशान हैं। 15 सालों से दिल्ली मुंबई के बीच गेहूं, चावल और दूसरे अनाज लाने ले जाने वाले इंद्रसेन वर्मा और तस्लीम सिद्दीकी जैसे ड्राइवरों को नहीं पता कि अब वो ये काम कैसे करेंगे। दिल्ली से मुंबई तक का सफर ही 72 से 80 घंटों का होता है। ऐसे में ये 48 घंटे पहले की रिपोर्ट कैसे लाएं? साथ ही सड़कों पर कई तरह की परेशानियां होती हैं, जिसके वजह से और भी देरी हो जाती है। सर, यहाँ से हमें जाने में दिल्ली मतलब 72 घंटे से 80 घंटे तक लगते हैं। तो 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांग रहे हैं तो कहाँ से करवाएं? रास्ते में जैसे प्रॉब्लम हो, टायर पंचर हो गया तो दुकानें नहीं खुल रही हैं, या खाने के लिए हो गया, खाना होटल पे मिल नहीं रहा है, हमको खुद बना के खाना पड़ रहा है। गाड़ी में कोई काम निकल गया तो उसके लिए मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, दूसरी जगह से लेके आने में 3-4 घंटे की टाइम टूटती है। तो इसकी वजह से हमारी काफ़ी टाइम टूट जाता है, 80 से 72 घंटे तक लग जाता है। इतने जल्दी तो रिपोर्ट नहीं हो पाएगा सर। हाँ, या तो फिर से गाड़ी खड़ी करवा ले, इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता। फिलहाल हर रोज महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा ट्रक आते जाते हैं। करीब 150 ट्रकों के साथ ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले सुरेश कोसला कहते हैं कि इस निर्णय को लागू करना संभव नहीं है। इकोनॉमी चल रही है, इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टर। आज वेजिटेबल्स की बात करेंगे, मिल्क की बात करेंगे, दवाइयों की बात करेंगे, वट एवर एसेंशियल इज रिक्वायर्ड फॉर दी कोरोना के टाइम में, मास्क की हो गया, देन सैनिटाइजिंग हो गया, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ट्रेड। और जो ये लोग अपना लेके आए हैं, अभी 12 तारीख को जो आई है, जो कि 15 तारीख से चालू हो जाएगा, अगर इसको इफेक्ट कर देंगे तो 100% जो हमारा चक्का है वो बंद हो जाएगा एंड इट विल बिग केओस ऑन द बॉर्डर्स, जो कि संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि अगर ये नियम बदला नहीं गया तो जरूरी सामान लाने ले जाने में देरी होगी। रोज आप सुनते हैं कि ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुंचा तो मौतें हो रही हैं, उन पे काफी प्रभाव आएगा। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जिनको की जरूरत पड़ती है उन पे प्रभाव आएगा। मेडिसिन की प्रोडक्शन में रुकावट आएगी। मेडिसिन के बनने के लिए कच्चा माल है, उसकी आवाजाही पे असर पड़ेगा। हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स हैं, उस पर पड़ेगा। पीपी किट्स हैं, ग्लव्स हैं, इसके लिए रॉ मटेरियल बाहर से आता है, गुजरात से आता है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, आज जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं एसेंशियल कमोडिटी चल रही हैं, तो इसके ऊपर बहुत भारी असर होगा। एक ऐसे समय में जब पहले से ही अत्यावश्यक सेवाओं को एक जगह से दूसरे जगह जाने में काफ़ी समय लग रहा है, सरकार की ओर से बनाए गए इस नियम से आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है। ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार इस उद्योग से जुड़े लोगों से बात करे और कोई बीच का रास्ता निकाले ताकि इस परेशानी को हल किया जा सके। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।
कोरोना की दूसरी लहर के बीच कैसे मनाई गई ईद, दिखाएंगे तस्वीरें। ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। आज ईद का त्योहार है और कोरोना महामारी को लेकर नियमों के कारण कम लोग ही मस्जिदों में नमाज के लिए पहुंचे। कोविड महामारी के बीच खामोशी के साथ देश भर में ईद के समारोह। हम इस वक्त पुराने लखनऊ में हैं। ये जो पीछे आप मॉन्यूमेंट देख सकते हैं, ये वो फेमस रूमी दरवाज़ा है और यहीं पे बड़ी नमाजें भी अदा की जाती हैं इस एरिया में ईद के दिन। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लोग अपने घरों में हैं और वहीं किसी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश से भी हमें ऐसी खबरें मिली हैं कि लोग अपने घर में ही रह के और नमाज अदा कर रहे हैं, चाहे सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, लेकिन बाहर बहुत कम लोग निकल रहे हैं। हमारे यहाँ ईदगाह लखनऊ में जहाँ लाखों का मजमा नमाजियों का होता था, आज सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों ने नमाज अदा की है। और नमाज के बाद अल्लाह से ये दुआ की कि अल्लाह हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से कोविड-19 का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दे। 1400 किलोमीटर दूर श्रीनगर में और कश्मीर में कड़े लॉकडाउन के बीच ईद मनाई गई। श्रीनगर की जामा मस्जिद तकरीबन 1 महीने से बंद है। ये पहली बार नहीं है कि जहाँ पे असम में कोविड पेंडेमिक के कारण ईद नहीं हो पाया, ईद नहीं मना पाए लोग, पब्लिकली लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाए। इसके पहले भी पिछले साल जब ईद आई थी तब भी असम में लोग पब्लिकली नमाज पढ़ नहीं पाए थे क्योंकि पूरे लॉक एंड की करके रखे हुए हैं। हम इस वक्त हैं बूढ़ा जामे मस्जिद, जो कि गुवाहाटी का एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध मस्जिद है और इसलिए लोग अपने घरों के अंदर ही इस बार असम में ईद मना रहे हैं। यही नज़ारा बेंगलुरु का है, जहां कोरोना कहर बरपा रहा है और जो उन शहरों में शुमार है जहां संक्रमण की दर देश में सबसे ज्यादा है। माया शर्मा, नाजीर मसूदी और रत्नदीप चौधरी के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई के केजे सुमैया अस्पताल से सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।